नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम कंप्यूटर शिक्षक भर्ती यानी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंडर जो है कंप्यूटर के फंडामेंटल की सीरीज जो है सुबह डिस्कस कर रहे हैं। उसी दौरान हमने जो है कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, परिचय के वगैरह में डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। और आउटपुट का वीडियो भी आपने देख लिया होगा कल। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेमोरी, ठीक है ना। मेमोरी से संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सार है, वो सब कुछ हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का कंप्लीट कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लास्ट तक, तो आज ही हमारे इस चैनल के साथ जुड़े और डेली की क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही जल्द एक क्राइटेरिया फिक्स हो रहा है जिसमें उन्हीं स्टूडेंट के पास ये लिंक शेयर होगी डेली क्लास वाली जो डेली क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि इस हेतु हम जो है कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, उसके बेस पर हम स्टूडेंट को जो है वहां पर सेलेक्ट करेंगे कि भाई कौन कौन सा स्टूडेंट जो है पढ़ने के इच्छुक हैं, ठीक है ना। तो आप पढ़े कहीं से भी, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि वहां से आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, ताकि लास्ट में जाते आपको मन के अंदर ये दुख ना रहे कि भाई मैंने ये पढ़ा और यहां पर मेरे काम नहीं आया। क्योंकि हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उनका वे अलग होता है, ठीक है। तो आप जहां से भी पढ़ें उसको आप पूरा मतलब पूरा स्टार्ट से एंड तक पढ़े भाई, बीच में आप इधर उधर मत होए, ठीक है। शुरू कर रहा हूं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप समझिए कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी क्या है? अगर मेमोरी नहीं होता तो क्या हम किसी भी चीज को याद रख पाते? कोई किसी प्रोसेस को, किसी घटना को हम याद रख पाते? नहीं रख पाते। हमारे अंदर भी हमें जब भी कोई चीजें हम कोई देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो वो जो है अपने दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर होके रहती हैं, तभी हम उसका वापस उसका जो है यूज ले पाते हैं, ठीक है ना। आवश्यकता अनुसार हम उसका यूज ले पाते हैं और अपन को ये चीज याद रहती है कि इसको ये कहते हैं या उस टाइम ये हुआ था। ये सारा कुछ मेमोरी की बदौलत है अपने पास। इसी प्रकार एक कंप्यूटर सिस्टम में भी एक जगह है, एक स्थान है, ठीक है ना, जहां पर हम जो है जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं, तो उस प्रोसेस करने के दौरान, उस डाटा पर प्रोसेस करने के दौरान या उस प्रोसेस कर लेने के बाद उस डाटा को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होता है, ठीक है ना। तो वो होता है आपका मेमोरी, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है मेमोरी किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के दौरान या उस प्रोसेस करने के बाद उस डाटा को अपन को कहीं पर स्टोर करके रखना होता है, वो होता है आपके मेमोरी। चलिए अब देखिए, यहां पर आप सबसे पहले डेफिनेशन का पॉइंट आपके क्लियर हो चुका है मेमोरी का, ठीक है ना। अब देखिए, मेमोरी यूनिट्स होती है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसको मापने के लिए कुछ इकाइयां जो होती है वो निर्धारित की हुई होती है, ठीक है ना। कुछ यूनिट्स होती है वो डिफाइन की होती है, जिसकी मदद से आप पहचान पाते हैं कि ये इतना डाटा है, ये इतना डाटा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके सामने मैंने यहां पर जो है ये लिख दिया है, जिसकी मदद से अब यहां पर आप समझ पाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे तो देखो, इनका सभी का मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। इतना जो है डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपके सामने इसका आंसर दे रखा है, ठीक है ना। ज्यादातर जो है पीबी तक जो है जितने भी एग्जाम हुए हैं भाई, उन एग्जाम के बेस पर बोल रहा हूं, आज तक जितने भी एग्जाम है, अगर उसमें कंप्यूटर की ये मेमोरी यूनिट से अगर क्वेश्चन आया है तो उसमें यहां पर 1 बिट से लेकर ये पीबी के बीच का डाटा आया है। लेकिन ये भी जान लीजिएगा कि ये है जो है सबसे बड़ी ये मेमोरी आपका जियो बाइट है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो एक बिट होता है, बिट, इसकी स्टार्टिंग होती है बिट से, ठीक है ना। एक बिट, बिट का अर्थ होता है टुकड़े, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के अंदर एक बिट जो होता है उसके अंदर 2 मान होते हैं, 0 और 1। आपको पता होगा कंप्यूटर जो होगा वो 0 और 1 के ऊपर ही काम करता है। जो मशीन होती है वो 0 और 1 कोई समझती है, इसी लैंग्वेज कोई समझती है। तो एक बिट के अंदर 0 और 1 समाहित होता है। आगे देखेंगे तो अगर यही बिट जो है 4 बिट का अगर यहां पर ग्रुप है यहां पर, तो उसको हम एक निब्बल से परिभाषित करेंगे। और कहा भी जाता है कि किसी भी मेमोरी का सबसे छोटा भाग जो है वो आपके बिट और निब्बल भी माना जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके पास ये जो 4 बिट है, अगर ये डबल कर दिया जाए, देखो एक सिंगल है 4 बिट का टुकड़ा, तो वो आपकी क्या होगा, 1 निब्बल होगा। लेकिन अगर यहां पर 4 की जगह 8 बिट हो जाए तो ये डबल हो जाएगा, मतलब यहां पर 1 बाइट क्रिएट होगा, या इसको हम 2 निब्बल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2 निब्बल भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो अब यहां पर इसको देखो, जो 1 बाइट बना है 8 बिट से, तो अब जितने भी मान बनेंगे वो 1024 से बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर 1024 बाइट्स मिलते हैं तो वो एक केबी का निर्माण करते हैं। केबी अर्थात किलो बाइट,
ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका 1024 KB बनेगा, ठीक है ना। ये तो बाइट से 1 KB बना, लेकिन 1024 KB बनेगा तो वो बनेगा 1 MB यानी 1 मेगाबाइट। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको PDF जो है रूप में टेलीग्राम में मिल जाएंगे। मैं इतना जो है यहाँ पर लिख के वो आपके लिए टाइम नहीं निकालना चाहूंगा कि वीडियो बहुत ही बड़ा हो सकता है इसलिए, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम से नोट्स वैसे डाउनलोड कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो उसके आधार पर वहां से आप देख लीजिएगा। इस क्लास के अंदर आप जब भी क्लास आती है वीडियोस उसको आप समझते रहिए बस। तो 1024 अगर बाइट मिलेंगे तो वो 1 किलोबाइट का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से 1 किलोबाइट क्या करेगा, 1 मेगाबाइट का निर्माण करेगा। 1024 मेगाबाइट जो होगा वो 1 GB का निर्माण करेगा। 1024 GB होगी तो वो 1 TB का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से 1000 TB होगी तो वो 1 पेटाबाइट का निर्माण करेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से 1024 PB यानी पेटाबाइट जो होता है वो एक्साबाइट का निर्माण करता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके जेड भी है, 1024 EB होता है एक्साबाइट तो वो 1 जेटाबाइट का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से आपका योटाबाइट है। तो ये सारे के सारे आगे से आगे जो है इनको डिफाइन करते रहते हैं, लेकिन आपको स्पेशली यहाँ से यहाँ तक का आपको कंफर्म याद रखना है। अगर कोई एक क्वेश्चन माइनर उठा भी लें तो वो इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका ये मेमोरी यूनिट का पॉइंट क्लियर होता है। चलिए अब मैं यहां पर तीसरा पॉइंट डिस्कस करता हूं। अब देखिए वीडियो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है ना। सारे के सारे पॉइंट इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। ये दोनों जो पार्ट्स हैं बहुत ही बड़े हैं, लेकिन अभी यहां पर आप समझिए मेमोरी यूनिट्स के बाद मेमोरी मैनेजमेंट, एक मेमोरी का मैनेजमेंट किस प्रकार से इसके अंदर किया हुआ होता है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका रजिस्टर, ठीक है ना। ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम का भाग है और ये भी एक प्रकार की मेमोरी है। रजिस्टर आपने सुन रखा होगा, ठीक है ना, जो बाजार के अंदर आपको 16, 32, 64 बिट के अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। अब आप समझिए ये कि ये रजिस्टर होता क्या है। तो कंप्यूटर के अंदर एक रजिस्टर नाम की ऐसी मेमोरी होती है जो सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे तेज होती है। इन अदर जितनी भी ये मेमोरी है इन सभी से तेज काम करती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है ना। ये देखिए यहां पर आपके सामने मैंने इसको इंडिकेट किया है। रजिस्टर जो होती है वो आपके सबसे छोटी मेमोरी होती है और ये सबसे तेज कार्य करने में जो है अवेलेबल रहती है। अब ध्यान रखना, इसका एक बार क्वेश्चन मेरे को 1 या 2 बार क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन ये था कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी मानी जाती है, जिसमें अगर वहां पर आपका रजिस्टर ऑप्शन दे रखा है तो वहां पर रजिस्टर ऑप्शन आप सही करके आएंगे। हो गया पहला। दूसरा आप देखिए कैश मेमोरी, ठीक है ना, जिसको आप कैचे भी बोलते हैं बहुत जने। कैशे मेमोरी क्या होता है, ये जो होता है आपके स्टोर स्मॉल टाइम डाटा। इसका मतलब होता है कि ये कम अवधि के लिए जो डाटा होता है उसको ये स्टोर करता है कैश मेमोरी। इस स्मॉल टाइम यानी कम समय का डाटा कैसे है, जैसे आपकी कोई भी मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम रन होता है तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आप जो है आप उस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये काम हो गया, इसका वापस बंद कर देते हैं। तो इसका डाटा जो होता है वो कैश के अंदर जाता है। वहां पर भी इसका तो कुछ ना कुछ जो डाटा होता है वो स्मॉल टाइम के लिए सेव रहता है। जैसे ही वो प्रोग्राम बंद होगा तो उसका जो डेटा होगा वहां से क्लियर हो जाएगा। एक चीज इसके बारे में यह भी ध्यान रखना, इसका डेटा परिवर्तनशील है। मतलब ये प्रोग्राम 1 था, इसका प्रोसेस हुआ, ये निकल गया, ठीक है, वापस ये एक वाला था, ये दूसरा आया, तो ये गया, ये आया, क्योंकि इसमें डाटा बार बार चेंजेज होता रहता है। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे हार्ड डिस्क वगैरह तो उसमें डाटा परमानेंट होता है। आप कभी भी कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा स्टोर करते हो मान लीजिए, तो क्या वो ऑटोमेटिक पड़े पड़े वहां पर चेंज हो जाता है? क्या नहीं होता है, वो यूजर बेस्ड होता है। जब यूजर उसको चेंज करेगा तभी वो चेंज होगा। आपने कोई ई ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर बना रखा है मान लीजिए, उस फोल्डर के अंदर 20 फाइल्स हैं, तो क्या वो पड़े पड़े 21 में कन्वर्ट होगी क्या, या पड़े पड़े उसमें से कुछ डिलीट होगी क्या? नहीं होगी। जब तक आप उसमें कुछ भी रीड राइट नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर कोई भी चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर मेरा ये कहने का मतलब था कि ये तो पहले तो ध्यान रखना, कैश जो होती है वो कम अवधि का जो डाटा होती है, यानी जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसका डाटा ये स्टोर करके रखती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो डाटा इसके अंदर परिवर्तनशील भी होता है। सबसे बड़ी बात ये भी होती है, जब वैसे ये यहां पर प्राइमरी मेमोरी में भी लागू होगी, ठीक है, जो भी आएगी इसके अंदर रैम वगैरह, इसमें एक टर्म होती है कि जैसे आपका कंप्यूटर का पावर सप्लाई ऑफ होता है यानी कंप्यूटर बंद होता है, तो उसके बाद जब भी वापस आपका कंप्यूटर ऑन होगा उससे पहले आपका जो भी डाटा था वो इस मेमोरी में से जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें डाटा जो होता है जैसे रैम है, कैश है, इनके अंदर डाटा तभी तक रहता है जब तक वो कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ तो अंदर का जो डाटा होगा वो क्लियर हो जाएगा।
चलिए अब यहां पर आपका हो जाता है ये स्टोर स्मॉल टाइम डेटा एंड डेटा चेंजेबल। अब इन दोनों टॉपिक्स को हम जो है एक चार्ट की मदद से समझने वाले हैं, ठीक है ना। अभी हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें मेमोरी को अलग अलग प्रकार से हम यहां पर देखेंगे, उसके बाद जो है यहां पर आपको एक एक मेमोरी के बारे में डिस्कस करना, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स जो है वो बहुत ही बड़े हैं। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको जो है क्लियर करके शुरू करता हूं। तो देखिएगा साथियों, यहां पर अब हम जो है मेमोरी के जितने भी टाइप्स हैं उनको जो है इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी चीज को डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया, इनकी मदद से समझते हैं तो समझने में आसानी भी होती है। और वैसे इनका प्रत्येक पॉइंट का जो है आपके नोट्स लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे और ऐसा समय हम कंज्यूम करेंगे जिसके हिसाब से अपना टॉपिक भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इन सभी के नोट्स आपको और ये चार्ट विद आपको जो है नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन पे मिल जाएंगे। ध्यान रख लेगा, सभी का मैसेज आ रहा है कि सर हम इस नोट्स को कैसे डाउनलोड करें, तो नोट्स के लिए मैंने आपको बता रखा है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेमोरी का डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा। मेमोरी का मैनेजमेंट आपको बता दिया था, रजिस्टर सबसे तेज होती है, छोटी होती है, उसके बाद कैश की बारी आती है, कैश मेमोरी, उसके बाद यहां पर जो है ये आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो एक मेमोरी जो होती है बेसिकली दो भागों में बटी होती है, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ध्यान से समझिएगा, इसे अभी इस चार्ट में मत जाइएगा, आप पहले एक चीज ध्यान रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसके अंदर जो डाटा होता है वो आपका अस्थायी होता है, और जो सेकेंडरी होता है वो आपका परमानेंट यानी स्थायी डाटा जो होता है वो स्टोर करता है। इसमें जो डाटा होता है बेसिकली वो लाइट के ऑन रहने तक हीज रहता है, कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक हीज रहता है, उसके बाद उसका डाटा इरेज होने पे चला जाता है। इसके अंदर डाटा जो हम स्टोर करते हैं वो बेसिकली उसके अंदर ही स्टोर रहता है। अब समझिए एक एक पॉइंट को। सबसे पहले यहां पर आपको मैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताऊं तो इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम सेमीकंडक्टर या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपके दो भागों में बटी होती है, एक होती है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसमें आप किसी भी डाटा को जो एक्सेस कर रहे हो उसका कोई क्रम निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना, तो वहां पर आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी आप जो है डाटा को इसके अंतर्गत जो है रीड कर सकते हो, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ डाटा को पढ़ सकते हो, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। चलिए अब यहां पर आप समझिएगा, इसके अंदर जो रैम होती है उसका एक लिमिटेशन होता है। भाई देखो, आप जब भी किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करते हो, जब भी एक नया प्रोसेस आपका जब क्रिएट होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, जब भी एक प्रोसेस नया बनता है, मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जब अलग से मेरा जो शाम वाली क्लास आएगी उसके अंदर बताऊंगा आपको ये कैसे काम करती है सारी, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब अपना एक नया प्रोसेस जो होता है वो क्रिएट होता है तो वो सबसे पहले रैम के अंदर लोड होता है। कहां पर? रैम यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड होता है, वहां पर उसको जगह एलोकेट की जाती है, फिर उसको जो है रेडी स्टेट में भेजते हैं, फिर वहां से जो है रेडी से वो जो है रनिंग स्टेट में जाती है। तो वो वहां पर आपको मेमोरी का पोर्शन भी समझने को मिलेगा, शाम वाली क्लास आप सभी ज्वाइन कीजिएगा। तो यहां पर रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें क्या होता है कि लिमिट होती है, जैसे रैम 2GB 4GB ये इसकी लिमिट होगी, 8GB जो भी। तो यहां पर आपके देखो एक लिमिट तक जो डाटा होता है, अब देखो इसमें जो डाटा आता है वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, यानी जो प्रोग्राम चल रहा है तब तक तो डाटा रहेगा, उसके बाद जैसे प्रोग्राम का काम एग्जीक्यूशन खत्म हुआ तो उसकी स्टोरेज भी वापस ले लेगा रैम और उसका डाटा भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा आप, रैम का सबसे पहला पॉइंट बनता है लिमिटेशन। इसकी जो है एक लिमिट होती है कि ये इतने जीबी तक की है, लेकिन हार्ड डिस्क तो आप जितना चाहें उतनी अनलिमिटेड आप यूज ले सकते हैं, मतलब उसको खरीद सकते हैं, उसको आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखेंगे तो प्राइमरी मेमोरी का मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये स्टोर करता है करंट टाइम प्रोग्राम डाटा को, मतलब अभी जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसके डेटा को ये स्टोर करके रखता है प्राइमरी मेमोरी। लेकिन उसके अंदर क्या होता है? आपके जो है परमानेंट डेटा को स्टोर किया जाता है। यहां पर इसके अंदर आप देखिएगा ये आपके वोलेटाइल होती है, ठीक है ना, यानी ये एक परिवर्तनशील मेमोरी है, परिवर्तनशील ये मेमोरी है आपका। इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वो परिवर्तनशील है। कैसे हुआ?
परिवर्तनशील कैसे हुआ, जस्ट अभी आपने इसको समझा था। इसका मतलब है कि आपका जब प्रोग्राम चल रहा है उसका डेटा वहां पर स्टोर है, मान लिया जैसे दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए आया तो उसका डाटा क्लियर और उसकी जगह दूसरा डाटा आ गया, तो डाटा परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर ये वोलेटाइल मानी जाती है, जबकि ये नॉन वोलेटाइल होती है सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका जो डाटा होता है जब तक यूजर उसको चेंज यानी रीड या उसको राइट नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, तब तक वो चेंज नहीं होगा, वो स्टोर रहेगा फिक्स। इसके बाद देखिए इसके अंदर एक नॉन सीक्वेंस होता है, यानी इसके अंदर जो डाटा होता है वो किसी क्रम में स्टोर नहीं रहता है। क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, यानी जो डाटा होता है वो प्रोग्राम जो बदलते रहते हैं तो उसके अनुसार वो चेंज होता रहता है, तो इसमें कोई डाटा क्रम में नहीं होता। इसमें जैसे आपको पता होता है कि सी के अंदर ये फोल्डर्स हैं, डी के अंदर ये फोल्डर्स है, उसके अंदर भी डाटा आपको पता है क्रम में होता है। जैसे आप उसके अंदर शॉर्ट डाटा होता है ए टू जेड की और आप कर सकते हो उसके अंदर, या आप जो है उसके अंदर आप व्यूज के अंदर जाकर आप उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस करते हो कई दफा कि मेरे को तो जो है सबसे जो बड़ी फाइल है उसका साइज ऊपर चाहिए, सबसे छोटी नीचे की ओर, तो डाटा क्रम अनुसार इसके अंदर स्टोर रहता है, जबकि इसके अंदर कोई क्रम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये वोलेटाइल प्रकृति की है, जब चाहे इसके अंदर डाटा चेंज होता रहता है, तो वो गुण जो होता है वो यहां पर इसके अंदर नहीं पाया जाता है और उसकी जरूरत भी नहीं होती यहां पर, क्योंकि यहां पर डाटा तो प्रोसेस होता है चला जाता है, डाटा प्रोसेस होता है चला जाता है, तो वोलेटाइल को ये वोलेटाइल सिद्धांत पर काम रहता है इसका। आगे देखिए रैम जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप की मदद से जो है मिलकर एक रैम का निर्माण होता है। तो यहां पर आपका देखो आपने कितने पॉइंट देखे हैं रैम के। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि रैम जो है उसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है वो तो रैम के अंदर आता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। ये रैम प्राइमरी मेमोरी जो है। अब देखिए दूसरा मैंने बताया था ये वोलेटाइल है, मतलब इसके अंदर डाटा जो है चेंजेबल रहता है, जब चाहे ये डाटा चेंज होता रहता है प्रोग्राम के अनुरूप, जैसे नया प्रोग्राम आएगा तो उसके अनुरूप डाटा आता जाएगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे आप तो यहां पर नॉन सीक्वेंस, मतलब डाटा जो होता है वो किसी क्रम में नहीं रहता है। मैं इस पॉइंट को भी यहां पर लिख देता हूं, वैसे इसका पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा। क्रमबद्ध डेटा, ठीक है ना, तो क्रमबद्ध नहीं होता है इसके अंदर, यहां पर ये डाटा जो होता है वो क्रमबद्ध स्टोर नहीं होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो एक रैम का निर्माण सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनाया जाता है। चलिए यहां पर अब रैम को देखेंगे तो रैम आपके जो है वो दो प्रकार की है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और यहां पर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके दो टाइप्स हो गए। अब एस रैम जो होती है, अब रैम के अंदर भी अलग अलग प्रकार है, टाइप्स है, तो जो एस रैम होती है वो कैश मेमोरी की तरह कार्य करती है। जो कैश मेमोरी हमने पिछले इससे पहले जो है लास्ट बार में पढ़ा था कि जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो कम अवधि का डाटा स्टोर करती है, मतलब कोई प्रोग्राम चल रहा है तब तक ही उसका डाटा रहेगा, लाइट गई उसका डाटा गया, ठीक है ना, और वो प्रोग्राम भी अगर बंद हो गया, काम कर दिया, टर्मिनेट हो गया तो उसका डाटा भी गया, मतलब वहां पर कम अवधि का होता है, तो ये कैश मेमोरी के रूप में कार्य करती है एस रैम। दूसरा पॉइंट इसका ध्यान रखना है कि इसमें रिफ्रेश रेट की जरूरत नहीं होती है, बार बार इसमें डाटा को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है एस रैम के अंदर। चलिए अब डी रैम के अंदर अगर आप आते हैं तो डी रैम के अंदर क्या होता है कि डी जो यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है इसके अंदर डाटा को बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि वो डाटा जो है सही से मैनेज रहे, ठीक है ना, और वो डाटा जो है स्पीडली जो है वर्क कर सके या वहां पर प्रोसेस कर सके, तो इस हेतु आपको बार बार रिफ्रेश करने की भी जरूरत होती है। आगे देखेंगे तो जो डी रैम जो होती है उसको मेन मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां पर आपका जो एस रैम था वो तो था आपके कैश मेमोरी के रूप में, जबकि ये एक मेन मेमोरी के रूप में कार्य करती है डी रैम, या इसको प्रयोग लिया जाता है मेन मेमोरी के रूप में। अब देखिए यहां पर आपके एस डी रैम जो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है ना, ये एस डी रैम। एस डी रैम क्या होता है? स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जो है आपका जो डाटा होता है वो फेच किया जाता है क्लॉक स्पीड सिंक्रोनस के थ्रू, जिससे क्या होता है कि जो सीपीयू के अंदर बस स्पीड, जो आपका बस स्पीड होता है ना, जो बसेस के थ्रू डाटा गमन करता है, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट्स तक वो डाटा पहुंचता है उन बसों के थ्रू, तो वो जो स्पीड है वो ऑप्टिमाइज हो सके, इसलिए आपके जो एस डी रैम होती है वो आपके क्लॉक स्पीड सिंक्रोनाइज करती है, ठीक है ना, तो ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। इसी प्रकार का आपका एडी रैम होता है, डीडीआर रैम होता है, डबल डाटा रैम, ठीक है ना।
अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं भाई, देखो इसके बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आया है, इनके क्वेश्चन आए हैं, तो हमें मतलब इतना जो है इसके अंदर डीपली नहीं जाना है, इसका आपको फुल फॉर्म बता दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे मैं पॉइंट आपको समझाऊं उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो सभी भाई लाइक जरूर करें। सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है भाई, पूरी रात आपके लिए नोट्स बनाते हैं, फिर क्लास बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें वीडियोस को और लाइक जरूर करते रहें। आपसे कोई भी प्रकार का जो है पैसा नहीं लिया जा रहा है इस पूरे कोर्स के लिए, ठीक है ना हमने इसको कहीं ऐप पर लॉन्च किया है, सारा का सारा आपके लिए फ्री मटेरियल्स आ रहा है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है यहां पर, तो मैं यहां पर आपके सामने लेके आना चाहूंगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी के अंदर इसका फुल फॉर्म हो गया। अब यहां पर आप देखिएगा इसके अंदर आता है पी रोम, ठीक है ना, जिसमें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एक रोम के अंदर जो होता है प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पर क्या है आपका ईपी रोम, ठीक है ना, यहां पर क्या है आपका ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उसके माध्यम से आपके जो डाटा होता है अंदर, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। जो अंदर जो डाटा होता है ना भाई, इसमें क्या है, आपको डाटा को वापस चेंज करने की अनुमति नहीं मिलती है, सिर्फ इसके अंदर डाटा को आप प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है ना। यानी इसके अंदर वॉर्म सिद्धांत को भी जो है यूज में लिया जाता है। वॉर्म यानी राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी, मैं यहां पर लिख रहा हूं देखिए, राइट वंस रीड मेनी, यानी एक बार डाटा को आप इसके अंदर स्टोर कर दो या बना दो या जो भी है क्रिएट कर दो, उसके बाद उस प्रोग्राम डाटा सॉफ्टवेयर जो भी आप बोलो उसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप पढ़ सकते हो, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते हो पी रोम के अंदर। लेकिन इसके अंदर आपको चेंज करने की अनुमति मिलती है। आपका जो ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर डाटा को चेंज करने की आपको अनुमति मिलती है, प्रोग्राम के अंदर चेंज करने की अनुमति मिलती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, अल्ट्रा वायोलेट जो किरणें होती हैं उसके माध्यम से इसके अंदर क्या होता है, डाटा चेंजेस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ईपी जो रोम होता है इसके अंदर जो अल्ट्रा वायोलेट जो किरणें आएगी, ये देखो, ये जैसे मान लिया ये है, इसके ऊपर जो अल्ट्रा वायोलेट किरणें आती है तो उससे क्या होती है कि इसके ऊपर जो लेयर्स होती है वो नष्ट होती जाती हैं। क्या होता है, इसके ऊपर जो लेयर्स होती है उस लेयर्स के ऊपर क्या होता है, पराबैंगनी किरणें डाली जाती है और उसकी मदद से डाटा को क्लियर किया जाता है। तो उससे क्या धीरे धीरे वो सारी लेयर्स मतलब जो है नष्ट होने लग जाती है। इसलिए ये जो रैम है वो अविश्वसनीय मानी जाती है, यानी कभी भी खराब हो सकती है, डाटा को नष्ट कर सकती है। इसलिए इसका यूज बहुत ही कम कंप्यूटर में किया जा रहा है। इसके स्थान पर आज के कंप्यूटर में आपको ईईपी रोम देखने को मिल जाएगी। ईईपी रोम देखो, यहां पर मैं एक ये पॉइंट हाईलाइट कर लेता हूं भाई, अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, ये सारा का सारा चार्ट आपको मिल जाएगा भाई बना है, ठीक है। पराबैंगनी किरणें, इसकी मदद से इसके अंदर डाटा को इरेज किया जाता है। इरेज करेंगे तो क्या होगा कि भाई जो वो किरणें उस लेयर्स के ऊपर पड़ेगी, इस रोम के अंदर जो लेयर्स होती है या बार होती है, तो उससे क्या होता है कि वो जैसे जैसे लेयर्स के ऊपर वो धीरे धीरे इफेक्ट डालते हैं तो वो लेयर्स नष्ट होती जाती है, अंदर के डाटा का भी नष्ट होना फिक्स रहता है। इसलिए ये अविश्वसनीय मानी जाती है, इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। आज के टाइम में देखा जाए तो ज्यादातर जो कंप्यूटर है, अधिकांश कंप्यूटर, उसके अंदर ईईपी रोम आपको देखने को मिलेगी। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है भाई, इसके अंदर जो डाटा होता है वो इलेक्ट्रिक पल्स जो होते हैं, विद्युत पल्स जो होते हैं, उसके माध्यम से हटाया जाता है, जिससे लेयर्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये एक प्रकार की आपकी जो है विश्वसनीय, आप देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक रेज यानी विद्युत जो किरणें होते हैं उसके माध्यम से इसको, या विद्युत जो पल्स होते हैं उसके माध्यम से इसके अंदर जो डाटा होता है, जो डाटा चेंज करना है या उसके स्थान पर नया डाटा लाना है, तो उसको पहले क्लियर किया जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसमें अल्ट्रा वायलेट होता है, इसमें नुकसान हो सकता है डाटा का नष्ट, इसमें नुकसान नहीं होता है, इसलिए इसको विश्वसनीय माना जाता है। इसलिए आज के कंप्यूटर के अंदर ईईपी रोम का
यूज किया जाता है। इसी प्रकार से आपकी फ्लैश रोम भी होती है। चलिए, तो यहां पर अपना ये पोर्शन क्लियर होता है प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ठीक है ना। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो भाई जल्दी से लाइक करते रहें, लाइक बहुत ही कम कर रहे हैं आप सभी, ठीक है ना। और जो शाम को आपकी क्लास आ रही है, देखो सभी से सब के सब जो जितने भी कैंडिडेट जुड़ रखे हैं सभी अलग अलग कैटेगरी वाइज आ रहे हैं मेरे पास। कोई कह रहा है क्लास सुबह लाओ, कोई दोपहर में डिमांड कर रहा है, कोई शाम को लेके आ रहा है। तो भाई सभी एक जो है कंफर्म करें डेट को, उस समय को डेट करें, समय को जो है फिक्स करें कि किस समय आपकी क्लासेज आनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके भी होगी, और अगर होती है तो उसके लिए वो भी क्लासेज आएगी, वो तो वैसे डेफिनेटली होगी आपके। और प्रोग्रामिंग की क्लासेज भी है, ऑपरेटिंग है, आर्किटेक्चरिंग है। आपको मैंने तमिलनाडु की जो भर्ती आई थी उसका सिलेबस भी समझा है, अगर नहीं देखा तो देखना, उस सिलेबस को भी फॉलो कर लोगे ना तो आप यहां पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को क्लियर कर लोगे। चलो अभी हम बढ़ते हैं यहां पर सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। तो प्राइमरी मेमोरी का जब भी माइंड में आता है तो ध्यान रखना इसमें डाटा अस्थायी रहता है, लाइट रहेगी तब तक डाटा रहेगा, नहीं तो डाटा जाएगा, ठीक है ना। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, एक इसको समझने से पहले इसका एक एग्जांपल भाई आपको प्रैक्टिकली याद करवा देता हूं। आप क्या करते हो अपने मोबाइल्स के अंदर, आप मोबाइल के अंदर जैसे आप मोबाइल जो यूज कर रहे हो, आपने अभी व्हाट्सएप ओपन कर रखा है, आप साथ में मेरा वीडियो भी देख रहे हो, उसी के साथ में आप अदर भी वर्क कर रहे हो, या कोई कैमरा ओपन कर दिया। अब क्या हुआ कि कोई कारणवश आपका मोबाइल आपको ऑफ करना पड़ा और आपने वो ऐप जो थे वो क्लियर नहीं किया, क्या आपको जब वापस आप वो मोबाइल ऑन करते हो तो क्या वो सारे के सारे ऐप ओपन मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज, आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो और आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो, आपने उन प्रोग्राम को बंद ही नहीं किया ना, आपने डायरेक्ट बंद कर दिया कंप्यूटर को, ठीक है, या आपने उन प्रोग्राम का जो प्रोसेस था वो बंद ही नहीं किया, वो कंप्यूटर को बंद कर दिया, तो क्या वापस जब वो कंप्यूटर ऑन होगा तो वो प्रोसेस वहां पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो प्रोसेस होते हैं वो आपके जो है अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। उनका जब डाटा स्टोर होता है परमानेंट तो वो हार्ड डिस्क में जाता है, लेकिन तब तक आपका इस रैम के अंदर ही रहता है। तो रैम क्या करती है, जब तक आपका कंप्यूटर का पावर सप्लाई ऑन है तब तक अपने उस डाटा को अपने पास रखेगी, उसके बाद उस डाटा को क्लियर कर देगी। चलिए अब सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में देख लेते हैं प्रत्येक पॉइंट को। तो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो डाटा को परमानेंट स्टोर करती है। किस प्रकार करती है? परमानेंट डाटा को स्टोर करती है। यहां पर आप देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो बनता है परमानेंट वाला। दूसरा क्या होता है कि एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसको एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, यानी बाह्य या फिर सहायक मेमोरी। मतलब इस जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसको आप अलग से खरीद के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसको आप जिस तरीके से उस प्रकार से उसको आप यूज कर सकते हो। अब देखिए यहां पर आप इसके अंदर जो पॉइंट और बन रहा है, पहला होता है इसके अंदर परमानेंट वाला, दूसरा था इसका जो नामकरण, ठीक है ना, इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी हो गया। अब सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है उसका नो लिमिटेशन है, मतलब आप जीबी का जो हार्ड डिस्क था वो क्लियर हो चुका है, मतलब भर चुका है, तो आप उसके लिए टीबी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये फंक्शंस आपको रैम के अंदर नहीं मिलते हैं, इसलिए इसकी एक लिमिट होती है, इसके अंदर लिमिट नहीं होती है, ठीक है ना। लिमिट मतलब आप उस हार्ड डिस्क के अलावा और भी हार्ड डिस्क को ऐड करके उसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे तो इसके अंदर डाटा एक्सेस स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, स्टोरेज तो हाई मिलेगा आपको, ठीक है ना, रैम के मुकाबले इसमें स्टोरेज तो हाई मिलेगा, लेकिन इसकी जो डाटा एक्सेस की जो स्पीड होती है वो बहुत ही लो होती है। ये दोनों पॉइंट मैंने यहां पर हाईलाइट कर रखे हैं। आगे बढ़ेंगे, आप देखिए इनको प्रत्येक पॉइंट को हिंदी में आपको समझा रखा है, इसके ऊपर पूरा वर्णन आपको उसके नोट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे आप तो सेकेंडरी स्टोरेज को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन सा? मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और आपका आता है मैग्नेटिक टेप। अब यहां पर सबसे पहले हम इस पोर्शन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो डाटा को रैंडमली स्टोर और एक्सेस करती हैं, मतलब इसके अंदर जो डाटा होता है वो क्रम अनुसार जो होता है वो स्टोर होता है और उसको हम उसी प्रकार से आप स्टोर जो है वापस उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे तो एक मैग्नेटिक जो डिस्क होती है उसके ऊपर एक आपको चुंबकीय पदार्थ का लेप मिलता है। ध्यान रखिएगा ये जितने पॉइंट लिखे गए ये एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, कुछ एक पॉइंट्स को छोड़कर जो पॉइंट्स है वो एज इट इज एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो मैग्नेटिक डिस्क है उसके ऊपर किसका लेप होता है, तो चुंबकीय पदार्थ का, मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होता है उसका जो है वहां पर उसके ऊपर लेप होता है। यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहला इसका प्रकार आता है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है ना। क्या होता है? हार्ड डिस्क, इसके अंदर सीक्वेंशियल डाटा स्टोर, इसके अंदर
इसके अंदर आपके सीक्वेंशियल रहता है, इसके अंदर नॉन सीक्वेंशियल डाटा स्टोर रहता है। यानी इसके अंदर आप डाटा को किसी प्रकार से भी स्टोर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इसके अंदर एक बोनस पॉइंट मिलता है आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हार्ड डिस्क के बारे में, तो हार्ड डिस्क का देखो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो सदाबहार पॉइंट है, यही पूछे जाते हैं आपको। कोई पॉइंट बन सकता है तो वो जब आपकी जो भी टेस्ट सीरीज आएगी तो उसके अंदर आपका आ जाएगा, लेकिन मेरे को जहां तक पता है तो इसके ये सारे के सारे पॉइंट आपके सामने रख दिया निचोड़ करके। चलो सबसे पहला पॉइंट आपका इसके अंदर आता है स्टोरेज परमानेंट। हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, हार्ड डिस्क क्या होता है सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें भी ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसके अंदर स्टोरेज होती है वो परमानेंट होती है, यानी आप डाटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हो, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे तो उसके अंदर डाटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, सबसे पहली जो आपकी हार्ड डिस्क थी वो IBM कंपनी ने बनाई थी। किसने? IBM कंपनी ने बनाई थी। और इसकी जो आपकी कैपेसिटी थी, स्टोरेज कैपेसिटी, वो महज आपके 5 MB की थी। कितनी थी? 5 MB की स्टोरेज कैपेसिटी थी हार्ड डिस्क की। सबसे पहली हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने बनाई थी 5 MB की। अगर यहां पर देखा जाए तो एक हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है, वैसे स्पीड स्लो होती है, लेकिन हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो RPM में मापी जाती है। किस में मापी जाती है भाई? RPM। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RPM का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या होता है साथियों? रेवोल्यूशन पर मिनट जो होता है वो आपके RPM का फुल फॉर्म होता है। अब ध्यान रखिएगा, जितना रेवोल्यूशन पर मिनट ज्यादा होगा, RPM जितना ज्यादा होगा, तो आपका जो रीड और राइट का जो स्पीड होगा वो भी तेज हो जाएगा। RPM जितना ज्यादा होगा ना आपके हार्ड डिस्क का, उतना आपके जो डाटा को रीड और राइट करने की जो स्पीड होगी वो हाई होती जाएगी। ठीक है। आगे देखेंगे यहां पर, तो इसके अंदर डाटा ट्रांसफर और स्टोरेज के आधार पर अगर देखा जाए हार्ड डिस्क को मैं अलग अलग प्रकार से आपको जो कैटेगरी वाइज करके दिखा रहा हूं। सबसे पहला आता है आपका, अगर डाटा को ट्रांसफर करने और उसको स्टोर करने के आधार पर देखा जाए, डाटा को ट्रांसफर करने और स्टोर करने, ट्रांसफर इन द सेंस जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो इसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो आवश्यकता अनुसार इसके अंदर कॉल होकर यहां से ट्रांसफर होकर प्राइमरी में जाते हैं ना, तो ट्रांसफर होने के दौरान या फिर स्टोरेज करने के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है हार्ड डिस्क को। कौन कौन से? पेटा और सेटा। पेटा का फुल फॉर्म देखिए, आपका एग्जाम में आता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होता है? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है आपका पेटा का फुल फॉर्म। इसी प्रकार से आप सेटा का फुल फॉर्म देखेंगे तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। पेटा का और सेटा का फुल फॉर्म ये नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। तो पेटा का फुल फॉर्म पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सेटा का सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये आपके डेटा ट्रांसफर और स्टोरेज के आधार पर आपके जो है ये इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, पेटा और सेटा। लेकिन अगर आपका हार्ड डिस्क कनेक्शन के आधार पर, यानी हार्ड डिस्क की जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी होती है, उस कनेक्टिविटी के आधार पर देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। एक होता है आपके इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। यानी इंटरनल जो हार्ड डिस्क ऑलरेडी अंदर ऐड है और अगर वो कम पड़ रही है आपके, जैसे 2 GB के आपके या 100 GB की हार्ड डिस्क थी, वो कंप्लीट हो गई, फुलफिल होगी, अब आपको और हार्ड डिस्क ऐड करनी है, तो वो आपकी हार्ड डिस्क एक्सटर्नल कहलाएगी, जो आप एक्स्ट्रा खरीद कर लेके आ रहे हैं उसके साथ ऐड कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ। तो यहां पर ये दोनों आपको समझ में आ चुका है। वापस फटाफट इसको रिपीट कर लेते हैं। स्टोरेज परमानेंट होता है इसके अंदर। पहली जो है हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने बनाई थी 5 MB की। स्पीड जो है इसके अंदर RPM में मापी जाती है, रेवोल्यूशन पर मिनट। RPM जितना ज्यादा होगा आपके जो रीड और राइट की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। ध्यान रखना, एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हार्ड डिस्क के अंदर RPM जो है वो उच्च नहीं होगी तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है आपका जो डाटा रीड और राइट की जो क्षमता होगी वो लो रहेगी, कैपेसिटी जो होगी वो कम रहेगी, स्पीड। आगे देखिए, यहाँ पर डाटा ट्रांसफर करने के और स्टोर करने के आधार पर अगर हार्ड डिस्क को हम डिवाइड करें तो 2 भागों में होगा, पेटा और सेटा। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और सेटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और अगर कनेक्शन के आधार पर आपको पूछा जाए, ये कनेक्टिविटी के आधार पर तो 2 प्रकार है इसके भी, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो आंतरिक है, आंतरिक और बाह्य, जिसको आप अलग से खरीदते हैं। तो ये आपका हो गया हार्ड डिस्क। चलो अब फ्लॉपी को भी याद कर लेते हैं हम। तो फ्लॉपी के लिए भी देखिएगा, सॉरी मैं यहाँ पर फ्लॉपी पे जाने से पहले इसकी एक टर्म होती है भाई, हार्ड डिस्क की टर्म 100% लिख लेना। एक टर्म आपको जरूर पूछी जाएगी। ठीक है। अब देखिए मैं हार्ड डिस्क के टर्म्स को समझाता हूं, इसकी कुछ शब्दावली है भाई, वो चीजें पूछी जाती है। सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस के बारे में बताता हूं। ये देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है और ये आपको इसके अंदर नोट्स में भी मिल जाएगा।
सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस किसे कहते हैं? सीक्वेंशियल का मतलब होता है जैसे कोई डाटा स्टोर है उसको क्रम अनुसार डाटा को स्टोर करना और क्रम अनुसार डाटा को वापस प्राप्त करना, ठीक है ना। ये सभी में लागू होता है आपके सेकेंडरी के अंदर। डाटा को क्रम अनुसार स्टोर करना, जैसे एक 5 बच्चों का कोई रिकॉर्ड है जिसमें अनिल, भुवन है, ठीक है ना, और ये कोई महेश है, दिव्या है, तो ये कुछ 3-4 स्टूडेंट हैं। तो अगर इनको देखा जाए तो ABCD के अनुसार हमने डाटा को स्टोर करना है, वापस इनको ABCD के अनुसार वापस जो उनको शॉर्ट वाइज करके वापस एक्सेस करना है। तो डाटा को क्रम अनुसार स्टोर करना और क्रम अनुसार वापस प्राप्त करना, सीक्वेंसली स्टोर करना, सीक्वेंसली एक्सेस करना आपका क्या कहलाता है? सीक्वेंशियल एक्सेस। और अगर आपका डायरेक्ट एक्सेस का मतलब होता है कि डाटा को किसी भी रूप में डाटा को किसी भी क्रम में स्टोर कर देना और किसी भी क्रम में आप उसको वापस प्राप्त कर सकते हो। रैंडमली स्टोर करना, रैंडमली आपको उसको वापस एक्सेस करना, जो कि यहां पर होता था रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। डाटा को किसी भी क्रम में स्टोर किया जा सकता है, किसी भी क्रम में वापस प्राप्त किया जाता है, वो होता है आपके डायरेक्ट एक्सेस। दोनों याद हो चुके होंगे। सीक्वेंशियल में डाटा क्रम अनुसार जाएगा, क्रम अनुसार वापस आएगा। और अगर आपका यहां पर डायरेक्ट एक्सेस में पूछा जाएगा तो डाटा रैंडमली किसी भी प्रकार में सेव हो सकता है, किसी भी प्रकार से वापस प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब आता है लेटेंसी टाइम। लेटेंसी, सीक और एक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पर एक समझिएगा चीज इसको, ये है मेरे पास एक हार्ड डिस्क। लेटेंसी टाइम को समझे पहले। लेटेंसी टाइम का मतलब होता है कि इसके अंदर ये कुछ डाटा स्टोर है भाई, मान लीजिए, ठीक है। मैं इस डाटा को एक्सेस करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसको खोजूंगा, सर्च करूंगा। तो मुझे यहां पर इसके ऊपर खोजना पड़ेगा, इसको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना, सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने में और सर्च करने के बाद उस डाटा तक पहुंचने में, ठीक है, डाटा को सर्च किया मैंने, सर्च कर दिया तो वो मिल गया मेरे को डाटा की यहां पर। अब वहां पर उस स्थान तक पहुंचना, तो हार्ड डिस्क से किसी भी डाटा को खोजने में और उस तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम लेटेंसी टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंसी टाइम कहते हैं। ये यहां पर याद रखो, लेटेंसी टाइम। हार्ड डिस्क से किसी भी डाटा को खोजना और उस तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम लेटेंसी टाइम कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको सीक टाइम का पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, जो यहां पर ये डाटा को खोज लिया, वहां तक पहुंच गया, तो हार्ड डिस्क से डाटा को रीड और राइट करने में जो समय लगता है, देखो यहां पर ये रीड एंड राइट, तो ये आपका होगा सीक टाइम। डाटा को खोजना और उस स्थान तक पहुंचना, जैसे डी के अंदर स्टोर है सॉन्ग नाम के फोल्डर में, तो डी के सॉन्ग फोल्डर के अंदर आपने डाटा को सर्च कर लिया, वहां तक पहुंचे, तो जो समय लगा वहां तक पहुंचने में उसको हम लेटेंसी टाइम कहते हैं। और अगर यहां पर आपको सीक टाइम का पूछा जाए तो हार्ड डिस्क से डाटा को रीड या राइट करने में जो समय लगता है उसको हम सीक टाइम कहते हैं। और सिंपली सी बात है कि अगर आपको एक्सेस टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन, एक्सेस टाइम किसको कहा जाता है, ये आईए के एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो एक्सेस टाइम किसको कहेंगे भाई? देखो एक्सेस टाइम इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक है ना। यहां पर याद रखिएगा हमेशा आप, लेटेंसी प्लस सीक टाइम, लेटेंसी प्लस सीक टाइम इज इक्वल टू आपका एक्सेस टाइम। कैसे? डाटा को खोजना, उस स्थान तक पहुंचना तथा वहां से डाटा को रीड और राइट, इन सभी को मिला के जो टोटल टाइम लगता है उसको हम एक्सेस टाइम कहते हैं, ठीक है ना। डाटा को हार्ड डिस्क से खोजना या उस स्थान तक पहुंचना, साथ ही उस डाटा को रीड और राइट करना, इसमें जो समय लगता है, टोटल जो समय लगता है आपका, जो टोटल टाइम लगता है उसको हम एक्सेस टाइम कहते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत ही इजी वे में याद हो चुके होंगे। सीक्वेंशियल का मतलब डाटा को क्रम में स्टोर करना, क्रम में प्राप्त करना। उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस में भी सिंपल है, इसमें डाटा जो है किसी भी रूप में स्टोर किया जा सकता है, मतलब रैंडमली स्टोर किया जा सकता है, रैंडमली एक्सेस किया जाता है, ये आपका डायरेक्ट एक्सेस। लेटेंसी क्या कहता है? ये हार्ड डिस्क है, इसमें से किसी भी डाटा को ढूंढना और उस तक पहुंचने में, या तो उसको ढूंढने में या उस तक पहुंचने में जो समय लगता है उस डाटा तक, वो आपका लेटेंसी टाइम। सीक टाइम क्या कहलाता है आपका? उस हार्ड डिस्क से डाटा को रीड और राइट करने में जो समय लगता है वो लेटेंसी, यहाँ पर आपका ये होता है सीक टाइम, सॉरी। और एक्सेस टाइम क्या होगा? डाटा को खोजने में या डाटा को उस डाटा तक पहुंचने के बाद उसमें उसको डाटा को पढ़ने में या उसको जो है राइट करने में जो समय लगता है उसको हम आपका एक्सेस टाइम कहते हैं। तो यह आपका यहाँ पर हो चुका है हार्ड डिस्क के टर्म्स, ठीक है ना।
तो अब देखिएगा यहाँ पर आता है अपना फ्लॉपी डिस्क, ठीक है ना। हार्ड डिस्क क्लियर हो चुका है, अब दूसरा फ्लॉपी डिस्क भी समझ लीजिए। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो भी डाटा को रेंडमली स्टोर करती है, यानी इसके अंदर भी डाटा को स्टोर करने का कोई क्रम नहीं रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे तो जिस प्रकार हार्ड डिस्क में भी ट्रैक और सेक्टर्स होते थे, इसके अंदर भी ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। जो इस फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक छोटा सा छिद्र होता है ना, उस छिद्र के थ्रू उस डाटा को रीड और राइट किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, आपकी जो फ्लॉपी डिस्क होती है, इसका क्वेश्चन कैसा आता है सुनिए। फ्लॉपी डिस्क जो है वो आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो माइक्रो और मिनी। ये क्वेश्चन आ चुका है। फ्लॉपी के दो प्रकार हैं, माइक्रो और मिनी। एक माइक्रो फ्लॉपी का व्यास कितना होता है, ध्यान रखिएगा 3.5 इंच। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखो या आप किसी एग्जाम की दृष्टि, चाहे पटवार की भी तैयारी क्यों नहीं कर रहा हो, वहां पर एग्जाम पूछा जा चुका ही है क्वेश्चन, ठीक है ना। माइक्रो फ्लॉपी का जो व्यास होता है वो होता है 3.5 इंच और इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है आपके 2.8 MB। इसी प्रकार से अगर यहां पर देखेंगे मिनी फ्लॉपी, तो इसका व्यास होता है आपके 5.25 इंच और यहां पर आपका जो है स्टोरेज आपका 1.2 MB, यानी 1.2 MB आपका स्टोरेज होता है मिनी का, और 5 पॉइंट आपका जो 2.5 जो है इंच आपका व्यास होता है मिनी का। इसी प्रकार से माइक्रो का भी याद रखिएगा, व्यास 3.5 इंच और स्टोरेज 2.8 MB। तो यहाँ पर ये आपका फ्लॉपी डिस्क का पॉइंट है, बस ये आपका हद से हद यहाँ तक आपका क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। चलिए, हमने यहां पर अब मैग्नेटिक डिस्क को क्लियर कर लिया है। अब ध्यान रखिएगा, आता है अपना ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है ना। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है आपका, सबसे पहला आता है CD। CD का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर CD के बारे में पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें रीड और रेट, इसमें जो डाटा रीड और इसके ऊपर पॉलीकार्बनिक जो लेयर होती है, अब उसमें से डाटा को अगर आपको रीड करना है, देखो आप CD को अगर आप ऐसे हाथ में लेकर इधर उधर करोगे तो उसमें रेज आपको नजर आएगी, उसके अंदर अलग पराबैंगनी आपको जो वायोलेट किरणें होती हैं, तो उसमें जो डाटा पढ़ा जाता है, आपने देखा होगा जो CD के अंदर जो रेज होती है उसके माध्यम से उस CD के ऊपर जो प्रकाश डाला जाता है और जिस एरिया के ऊपर वो लाइट रहेगी वहां का डाटा पढ़ के आपके सामने रखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर जो डाटा होता है वो लेजर किरणें होती है उसके माध्यम से एक CD के अंदर से डाटा पढ़ा जाता है। CD के अंदर से जो डाटा होता है वो लेजर किरणों के माध्यम से पढ़ा जाता है। इसके अंदर जो एल्यूमिनियम की पॉलिश होती है, इसके ऊपर जो बाहर की जो आपको पता होगा सतह जो चमकदार होती है वो एल्यूमिनियम पॉलिश होती है और इसकी स्टोरेज जो होती है वो 700 MB तक की होती है। CD का स्टोरेज और फुल फॉर्म सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भाई ध्यान रखिएगा। CD का स्टोरेज आपका 700 MB रहता है और आपका रीड और राइट जो होता है लेजर रेज के माध्यम से होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है। इसी प्रकार से अगर आप DVD पे जाएंगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि इसके अंदर भी जो डाटा है वो भी आपको लेजर रेज के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन CD और DVD में ये होता है कि CD का दो अगर आप देखेंगे तो हल्का रंग आपको येलो नजर आएगा, लेकिन DVD का जो रंग होता है हल्का सा आपको जो वो एल्यूमिनियम जो पदार्थ होता है वो ब्लू कलर के अंदर नजर आएगा। तो ये डिफरेंशियल होता है इसके अंदर। DVD का व्यास जो होता है, DVD का व्यास होता है 4.7, ठीक है ना, 4.7 इंच का जो है इसका व्यास होता है। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर इसके अंदर आपका जो कैपेसिटी पूछा जाता है स्टोरेज, ठीक है ना, तो एक DVD का जो स्टोरेज होता है वो होता है 4.7 GB गीगाबाइट, ठीक है, 4.7 गीगाबाइट। और फिर आता है आपका यहां पर ब्लू रे डिस्क, ठीक है ना। तो ब्लू रे डिस्क आपको पता होगा CD और DVD के मुकाबले बहुत ही ज्यादा जो है डाटा को स्टोर करने में सक्षम होती हैं। तो ब्लू रे डिस्क जो है इसको जो है ब्लू वायोलेट किरणों के थ्रू जो है इसका डाटा पढ़ाया जाता है। इसके अंदर तो लेजर किरण काम आ जाती थी, लेकिन इसके अंदर स्पेशली जो है ब्लू वायोलेट रेज होती है उसके माध्यम से डाटा को पढ़ा जाता है। इसकी स्टोरेज अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 25 से लेकर 50 GB तक की ये हो सकती हैं आपके ब्लू रे डिस्क। तो यहां पर आपका ऑप्टिकल डिस्क क्लियर होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में पेन ड्राइव आता है और मेमोरी कार्ड आता है। ये आप सभी को पता होगा। ये डाटा को स्टोर करने के लिए जो है एक एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये भी आपको अलग अलग GB के मिल जाते हैं, जैसे 4 GB, 2 GB, 8 GB, 16, 32, 64, 128 GB तक के भी पेन कार्ड अवेलेबल्स हैं, ठीक है। मेमोरी कार्ड का भी बहुत ही ज़्यादा जो है क्रेज रहता है। तो मतलब जो फ़ोन के अंदर आपका जो मोबाइल डिवाइस होता है उसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए भी एक्सटर्नल ये यूज़ लेते हैं। जिस प्रकार
से इसके अंदर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड का भी यूज करके मोबाइल में एक्सटर्नल डाटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट जो टॉपिक बचा है अपना आज के इस वीडियो का, वो देखिए मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप किस किसने देखी है? अभी सभी यस कर दीजिए। पहले तो मैग्नेटिक टेप आपको पता होगा, इन सभी को भूल जाइएगा अभी आप। सबसे पहला जो डाटा को स्टोर करने का एक माध्यम अगर आया होगा तो वो मैग्नेटिक टेप था। यानी आपके घरों के अंदर अगर पुराने टाइम में अगर वो डेक सिस्टम था, यानी वो टेप सिस्टम जिसके अंदर वो कैसेट्स जो थी वो इनपुट करते थे, अब उसके अंदर इनपुट, ठीक है, उसके अंदर आपको पता होगा दोनों साइड में ऐसा जो है प्लास्टिक की जो है आपकी वो होता था फीता, उसके ऊपर लपेटा होता था, वो उसको क्या घुमाता रहता था, डाटा चलता रहता था। तो मैं अभी उस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा भाई। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट रखा है यहाँ पर कि मैग्नेटिक टेप जो है वो सबसे पुरानी तकनीक है एक डाटा को स्टोर करने की, ठीक है ना। जो आप घर पे वो कैसेट यूज करते थे ना, मैग्नेटिक टेप जिसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना वो एक डाटा स्टोरेज का माध्यम है। तो वो आपके सेकेंडरी के अंदर आता है और इसके अंदर आप डाटा को भी सबसे बहुत ज्यादा डाटा को स्टोर भी कर सकते हो। और ध्यान रखना इसकी जो कीमत होती है वो भी कम होती है। आपको बताओ जो टेप का कैसेट्स होता है बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाता है और उसके अंदर आपका जो डाटा है वो हाई स्टोरेज मिल सकता है आपको, यानी डाटा को हाई स्टोरेज आप स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है भाई, आपका मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहा हूँ इस टैप रिकॉर्डिंग वाली, ठीक है ना, डिवाइस को, जिससे आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा पॉइंट इसको समझिएगा आप। तो यहां पर देखिएगा आप एकदम कंफर्म, तो भाई देखो अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि फटाफट में ऐसा ही बनता है, लेकिन ये इस प्रकार से दिखता था। जो सेटिस्फाई है भाई, मैं जो चीज अभी मैंने बताई है ये डिटो ऐसा ही है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा इस प्रकार के आपको कैसेट्स देखने को मिलती थी जिसके ऊपर इस प्रकार का एक प्लास्टिक का फीता जो था, मतलब पतला सा एक पत्ता था जहां वो इसके ऊपर लपेटा रहता था। वो यहां से जैसे यहां तक पहुंचता था ना, तो जो डाटा इसके सामने आता था वो इसको उसके अंदर जो है वो आपके सामने सुनाता रहता था, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें एक चीज होती है कि इसके अंदर जो डाटा होता है वो सीक्वेंसली स्टोर होता है, रैंडमली नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें जो डाटा होता है वो क्रम अनुसार ही स्टोर होता है, क्रम अनुसार ही पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा डेक सिस्टम के अंदर एक ऑप्शन आता था जिसमें उस बटन को दबाए रखते थे तो वो गाना कंटिन्यू चलता था आगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लिक किया सीधा आगे बढ़ गए आप, नहीं ऐसा नहीं होता था। आप डाटा को अगर एक्सेस करना चाहते तो उसको आप क्या करते थे, रील करते थे, यानी आगे बढ़ाते थे, ठीक है ना। डायरेक्ट आप उस पर जंप नहीं कर सकते थे, उसको यहाँ पर बटन दबाए रखते थे तो वो आगे बढ़ती थी वो कैसेट और ये फीता आगे बढ़ता था। तो इसमें ये नियम है कि इसमें डाटा जो है वो सीक्वेंसली स्टोर कर सकते हैं, सीक्वेंसली वापस आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे आप तो मैग्नेटिक टेप का अगर आपको पूछ ले जाए कि अगर इसके अंदर आपका जो है एक्सेस टाइम किस प्रकार मापते हैं, इसके अंदर जो एक्सेस टाइम होता है वो किस में मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर एक्सेस टाइम बीपीएस में मापा जाता है। किसमें? बीपीएस के अंदर। बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइट पर सेकंड। क्या होता है? बाइट पर सेकंड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहां पर आपका जो है ये मेमोरी का जो कालक्रम था, मेमोरी का जो पॉइंट था वो सारा का सारा हमने समझ लिया है। इनमें से आपका एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाने दूंगा साथियों, आपको बोल दिया मैंने। फिर भी मैंने बहुत ही शानदार निचोड़ नोट्स के साथ आपको पीडीएफ भी जो है अभी आपको अपलोड मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे क्लास खत्म होती है हमारी तो उसके 30 मिनट बाद में या 15 मिनट बाद में आपको टेलीग्राम के अंदर ये मिल जाती है। ध्यान रखिएगा आप अगर इन नोट्स को डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सभी जरूर जुड़े रहें। और जो आपकी टेस्ट सीरीज लाई जा रही है तो उसके अंदर आप तैयार रहिएगा कि आप उसके अंदर 90+ जो है क्रॉस कर सकें और आप जो है एक स्पेशल जो है क्राइटेरिया के अंदर आ सकें, क्योंकि हम आगे जाके कुछ स्टूडेंट को फिक्स करने वाले हैं जिसे हम उन्हीं को फिर क्लासें देंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट बाद में आ रहा है कीचड़ की तरह आधा इधर पढ़ रहा है आधा इधर पढ़ रहा है तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है, ये कन्फर्म रहता है हमेशा। जब भी आप किसी से भी पढ़ रहे हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, तो उससे आप कंटिन्यू पढ़ा करें ताकि आपको उसका मेथड समझ में आए, उसका पॉइंट समझ में आ सके, ठीक है। तो साथियों आप एक बार सभी जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी राय जरूर दीजिएगा कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग की जो क्लासेज है वो किस समय लाई जा रही हैं, किस समय लाई जाए, सॉरी। और अब आपके सामने जो इसके
एमसीक्यू आ रहे हैं, मतलब सॉरी जो प्रश्न आ रहे हैं, तो उसका आंसर पे ध्यान रखिएगा। कई जने बोलते हैं मेरा नाम नहीं है, नाम नहीं है, तो आपको कमेंट बॉक्स जो होता है नीचे ऑफलाइन, वहां पर इसके जवाब देने, और जवाब देने का तरीका भी समझिए आप। कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। आप क्वेश्चन क्रमांक डैश दीजिए, उसका आंसर इस प्रकार से जो भी 5 क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ध्यान रखना सभी को, तभी उसका नाम उस पोस्ट में ऐड होगा। तो अभी मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट ये टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सभी रेडी रहिएगा। सुबह 8 बजे क्लास मिल जाती है आपको, ठीक है। तो अभी आप जो है इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो अभी आपने मेमोरी से संबंधित इस वीडियो को देखा है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं जिनका आंसर आपको देना है। पहला प्रश्न है, किस मेमोरी प्रकार को अस्थायी माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, किस रैम को जो है बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तीसरा प्रश्न है, सीक टाइम किससे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्ड डिस्क की गति को किसमें मापा जाता है। और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, PATA पेटे का फुल फॉर्म क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो सभी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साइड में जो बेल आइकॉन आ रहा है उसको ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास आ रही है उसकी सूचना आपको तुरंत अपने डिवाइस पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।